मित्रों, मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज आज से शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज का नाम है कंसेप्ट टॉक। कंसेप्ट टॉक में हम सामान्य अध्ययन के, चाहे वो भूगोल के हों, अर्थशास्त्र के हों, इतिहास के हों, राजव्यवस्था के हों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हों, या किसी भी पूरे जीएस में किसी भी क्षेत्र के हों, कोई शब्दावली है, कोई कंसेप्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, जो कठिन है या जटिल है, उसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। मैं उस कंसेप्ट को, उस टर्म को आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज मैं एक अपनी तरफ से लाया हूं, चूंकि इतिहास ये अभी चल रहा है तो मैंने इतिहास का एक लाया है, एकता व्यवस्था। उसको आज समझेंगे, उसके बाद आप लोग जैसे कहेंगे वैसे हम आपको बनाएंगे। दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुई 1206 में, तो जैसे आज हमारे देश में है संघीय व्यवस्था, राज्यों का अलग अलग शासन है, केंद्र का शासन है। तो पहले जब राजतंत्र था, राजा था, तो राजा तो सारा पूरे राज्य को तो कैप्चर कर नहीं सकता था, पूरे राज्य को अपने नियंत्रण सीधे रख नहीं सकता था। पहले इतने ना संसाधन थे, ना इतने यातायात संसाधन थे, ना इतने संचार संसाधन थे, ना तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी जीएसटी की तरह सब जगह से आप टैक्स कलेक्ट कर लीजिए। तो दो तीन मुख्य कारण, एक तो कर वसूलने के लिए, दूसरा सुरक्षा देने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तीसरा न्याय प्रदान करने के लिए, यानी कि प्रशासन करने के लिए। ये चार कह सकते हैं, प्रशासन करने के लिए। ये चार काम ऐसे महत्वपूर्ण थे जिसको दूसरे को देना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपके लिए विश्वास पात्र हो, जरूरी था। क्योंकि राज्य व्यवस्था अगर आपको चलानी है, आपको शासन करना है, तो आपको कोई ना कोई व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। तो ये जो एकता व्यवस्था है, ये दरअसल अरबी व्यवस्था है। इसको तुर्कों ने अपनाया और तुर्क से धीरे धीरे भारत में लाया। भारत में लाने का काम, भाई पहला सुल्तान दिल्ली का तो जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वो जल्दी ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ने भारत में इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। इसमें आप देखिए अर्थ क्या है, कई छोटे बड़े भागों में विभाजित किया जाता था राज्य को, और जिसे एकता कहा जाता था। और सुल्तान क्या करता था, अपने भरोसेमंद अधिकारी, सरदारों, योद्धाओं को शासन के लिए दे देता। ये लोग क्या करते थे, जैसे कोई सेना अधिकारी हो तो उसको भी जमीन दे दी जाती थी। अब एक और जमीन थी जिसमें सुल्तान सीधा नियंत्रण करता था, उसे कहा जाता है खालसा, जो सीधा सीधा टैक्स वसूलता था। ठीक है, उसको खालसा कहा जाता। हालांकि ये व्यवस्था देखिए कोई वंशानुगत नहीं थी। इसमें क्या होता था कि किसी को भी कहीं ट्रांसफर भी किया जा सकता था। जैसे ये तरह समझिए, जैसे एकता आज का प्रांत है, प्रांत समझिए, और वो प्रांत से इधर ट्रांसफर भी होता था। ठीक है, और ये जो है कुछ राज्य कार्यकाल में, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के समय, ये वंशानुगत भी बना दी गई थी। हालांकि पहले वंशानुगत ये नहीं थे। तो इसके जो एकता के प्रमुख थे, उनको मुक्ति या वली या नाजिम, ये सब इसको कहा जाता था। ठीक है, नाजिम, ये सब इनको कहा जाता था। और ये इसका नेतृत्व अक्सर योग्य जो कमांडर हुआ करते थे उन्हीं को दिया जाता था, या कोई राज परिवार संबंधित थे उनको दिया जाता था, या कोई शासक का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति है उसको दिया जाता था। और इसका काम क्या था, एकता का पूरा प्रशासन चलाना, एकता में कर की वसूली करना, एक सेना रखना, और जितने जो है सेना है उनको तनख्वाह देना, सेना का व्यवस्था करना, और जितना भी इनके पास बचेगा टैक्स उसके बाद ये अपने पास रखते थे। हालांकि बाद में, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय या बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, विशेष रूप से यानी कि जो पावरफुल सुल्तान थे, उन्होंने क्या किया कि एकता का बड़ा हिस्सा, यानी कि जो उन्होंने इनका भी, यानी कि जो मुक्ति थे उनको भी एक जो है अधिकारी ही बना दिया, यानी कि एक वेतन भोगी कर्मचारी बना दिया, कि उनका भी वेतन तय करके जितना बचता था वो पूरा राजकोष में जमा कर दिया जाता था। और ये लोग जब भी राजा कहता था, राजा तुरंत सेना लेकर पहुंच जाते थे, राजा के ये आदेश मानते थे। तो ये चीजें होने के कारण, यानी कि ये व्यवस्था क्या थी, एक तरह से आज के प्रांत जैसी व्यवस्था थी, टैक्स वसूलने के लिए और प्रशासन करने के लिए, न्याय करने के लिए, सेना रखने के लिए। कुछ लोगों को ये दे दिया जाता था कुछ क्षेत्र जहां पर वो टैक्स लेता था, जहां का प्रशासन करता था, न्याय करता था, सेना रखता था, और जब राजा की जरूरत पड़ती थी तो राजा को सेना के लिए तैयार रहता था। ठीक है, एक तरह समझिए ये एक सामंतवादी व्यवस्था थी। इसका लाभ क्या था, लाभ यह था सुल्तान बहुत सारी चीजों की जिम्मेदार नहीं होना पड़ता था, अपना पूरा देश नहीं उसको देखना पड़ता था, सब लोग देखते थे, और उसका केंद्रीय नियंत्रण भी बना रहता था। क्यों, क्योंकि अधिकारी तो उसी पर जिम्मेदार होता था।
सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेह होता था। इसमें क्या होता था, जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले कमांडर थे उनको अच्छा पुरस्कार मिल जाता था, उनका बढ़ा दे दिया जाता था साम्राज्य। और ये साम्राज्य विस्तार में सहायक था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था छोटे मोटे जो युद्ध होते थे, छोटी मोटी जो साम्राज्य का विस्तार होता था खुद ही कर लेते थे, ये सुल्तान से पूछते भी नहीं थे। ठीक है, फिर इसकी वजह से एक विशाल सेना भी रखी जा सकी राजा के द्वारा, क्योंकि राजा पूरा रखता तो बड़ी समस्या थी। अब ये सब अलग अलग इतना रखते थे, राजा के लिए सभी लोग अवेलेबल होते थे, तो इसलिए एक तरह कहा जाए कि बड़ी सेना राजा के पास रहती थी। अब आर्थिक रूप से भी सुल्तान महत्वपूर्ण होगा। सुल्तान की आर्थिक रचना मजबूत हुई। क्यों मजबूत हुई? क्योंकि सुल्तान के पास सारा जो टैक्स बचता था वो अपने लेकर वो सुल्तान के खजाने में जमा हो जाता था, तो आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद था। फिर विश्वास पात्र जो एजेंट थे उनको भी बनाए रखा जा सकता था, राजस्व प्रणाली भी आसान हो गई थी। तो ये सब इसके फायदे थे, लेकिन इस व्यवस्था कुछ नुकसान भी थे, जिससे ये व्यवस्था बाद में खत्म हो गई। नुकसान ये थे, जब तक शासक शक्तिशाली है तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही शासक कमजोर होता था, ये इक्तेदार इतने पावरफुल होते थे कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देते थे। इनके पास क्या था? सैन्य संसाधन था, वित्तीय संसाधन था, और कई बार क्या होता था, शासक जब कमजोर होता था तो सुल्तान के आदेशों को मानने से भी इनकार कर देते थे। ठीक है, तो ये प्रणाली तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ वजह से कभी कभी ये नुकसान हो जाता था। नुकसान तब होता था जब केंद्रीय शासन कमजोर होता था। यानी कि ये समझिए कि जब भी केंद्रीय शासन कमजोर होता है तो क्या होता है कि जो छोटे सरदार होते हैं, ये एकता थे, वाली जिसे कहते हैं, ये सब क्या होते थे, अपना मुंह उठा लेते थे और उसके बाद उसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। ये प्रणाली जब वंशानुगत हो गई तो और ज्यादा कमजोर हो गई, जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय में, तो ये पतन हुई। फिरोज शाह तुगलक के बाद इस प्रणाली का ज्यादातर पतन हो गया। बाद में लोधी वंश जो है, लोधी लिखा लोधी है, लोधी वंश के समय को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके कारण इसमें जटिलता और आ गई, और अंतिम में ये प्रणाली खत्म हो गई। इसके बाद एक कह सकते हैं मुगल काल में मनसबदारी जैसी व्यवस्था स्थापित की गई। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो ये अच्छा संग्रह मूल्यांकन के लिए अच्छा, बाजार पर नियंत्रण काफी अच्छा था। कृषि क्रांति में भी शुरुआत की अच्छा था, यानी कि राज्य की व्यवस्था स्थापित करने के लिए, सेना रखने के लिए अच्छी प्रणाली थी। और सल्तनत काल के जो प्रशासन की रीढ़ थी यही प्रणाली थी। टैक्स सिस्टम, जो सेना व्यवस्था, सब की जो नींव थी यही प्रणाली थी, और इसके कारण कई सुल्तानों ने काफी अच्छा शासन किया। हालांकि कई सुल्तानों के खिलाफ भी चला गया, और इससे जो है क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सुल्तानों के विरोध में जाने पर राज्य का पतन भी हुआ। जैसे इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे, वो इक्तेदार ही थे जिन्होंने जो है बाबर को बुलाने का काम किया। ठीक है, तो ये आज का हुआ। अब आप आगे आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा कंसेप्ट है इतिहास, भूगोल, राजनीति या किसी का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।